हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमने मोटिवेशन चैप्टर को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप CDP की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उसमें मोटिवेशन चैप्टर को पूरे डिटेल के साथ उसके एक एक पॉइंट को कवर किया गया है। और आज हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो KVS हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या इस रुचि का उसे अभ्यास ही नहीं है। निम्न कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है, थॉमसन के द्वारा दिया गया है, बर्नार्ड के द्वारा दिया गया है या गेट्स के द्वारा दिया गया है? तो ये जो कथन दिया गया है, ये कथन दिया गया है थॉमसन के द्वारा। थॉमसन ने ये कहा है कि प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला होती है और ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या इस रुचि का उसे आभास नहीं है। तो इस कथन को थॉमसन ने दिया है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम निम्नलिखित में से कौन से हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या लक्ष्य या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि अभिप्रेरणा चक्र यानी कि मोटिवेशन की जो साइकिल है, जिसमें कि इसमें 6 स्टेप जो बताया गया है, इस स्टेप में 6 स्टेप जो बताया गया है, इसमें आवश्यकता भी होती है, अंतर्नोद भी होता है, प्रोत्साहन या लक्ष्य भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछड़े पिछड़े सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है या शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन जो होती है वो विद्यार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। मान लीजिए किसी बच्चे का अगर किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट होता है तो उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से सीखता है। और मान लीजिए अगर उसका उस चीज़ में अगर सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो उसको वो सीखने में उतना रुचि नहीं दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसे संगीत में काफ़ी इंटरेस्ट है लेकिन उसे खेल कूद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बालक में सीखने के प्रति जो रुचि होती है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो तो संगीत सीखने में है। तो इसलिए जो बालक की जो रुचि होती है वो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य करती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में एकदम खामोशी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो होता है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो जब टीचर से प्रश्न पूछते हैं तो इसमें ये समझा जाता है कि कक्षा की जो गतिविधि है वो कहीं ना कहीं एक्टिव है। इसमें बच्चे क्या हैं, वो एक्टिव हैं, क्योंकि मान लीजिए टीचर ने कुछ पढ़ाया है और उससे संबंधित अगर वो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसे एक अभिप्रेरित शिक्षण माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे?
प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आइए अब हम उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कि 1, 2 और 3 सही हैं। या ऑप्शन नंबर 3 में कि केवल 2 सही हैं। या ऑप्शन नंबर 4 कि ये सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये सभी। बाह्य प्रेरणा का मतलब क्या होता है? बाह्य प्रेरणा का मतलब ये होता है जब हम बाह्य रूप से किसी चीज़ के लिए अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, जब हम बाह्य रूप से किसी चीज़ के लिए अभिप्रेरित होते हैं तो उसको ही बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी कुछ कार्य कर रहा है तो उससे उसको प्रशंसा के लिए कर रहा है कि लोग हमारी तारीफ करें, तो ये क्या हुआ? ये बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। प्रतिद्वंदिता, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। मान लीजिए बच्चा अगर कोई कार्य को पुरस्कार के लिए कर रहा है कि अगर उसने ये कार्य को किया तो उसे 10 रुपये का इनाम मिलेगा, तो उस इनाम की जो राशि हुई वो एक बाह्य अभिप्रेरणा हुई। इसमें बच्चा क्या है कि बाह्य अभिप्रेरक के प्रति वो मोटिवेट है और इसलिए वो कार्य कर रहा है। या मान लीजिए दंड से बचने के लिए वो कार्य कर रहा है, तो ये भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है। और परिणाम का ज्ञान, बच्चे को इस बात का ज्ञान है कि अगर हम क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाएंगे तो हमें एक गोल्ड मेडल मिलेगा। तो बच्चा क्या है कि वो गोल्ड मेडल के लिए वो एग्ज़ाम में फर्स्ट आने के लिए वो अभिप्रेरित है और उसके अनुसार वो क्या है कि एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बाह्य अभिप्रेरणा की ओर इशारा करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये सभी जो हैं वो बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो बच्चा अगर चॉकलेट के लिए अगर वो कोई व्यवहार कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है, तो जो चॉकलेट हो गई ये तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है कि बच्चा बाह्य रूप से किसी चीज़ के लिए अभिप्रेरित है, कोई पुरस्कार के लिए, तो उसके लिए वो कार्य कर रहा है। तो ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है कि अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। तो कहानी की पुस्तक देना ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है, तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 है कि अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरीश कुमार दावत देते हैं। तो दावत देना ये भी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 है कि विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो पुत्र की प्रशंसा करना ये जो होगा आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि राकेश कुमार का जो पुत्र है अगर वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से अगर वो पास होता है तो क्या है कि उसको प्रशंसा हो रही है उसके पिताजी को, और तो ये प्रशंसा होना, अंदर से खुशी होना, ये जो होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मैस्लो ने अपने अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा है आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें कि क्या है इन्होंने एक बताया है कि किस तरीके से मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं। वो पहले तो शारीरिक आवश्यकता होती हैं, फिर धीरे धीरे वो आवश्यकता बढ़ती हुई जो अंतिम स्टेज होती है वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। और उन्होंने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है, आवश्यकता का पदानुक्रम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के लिए कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, या सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, या ऑप्शन नंबर 4 है कि कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए एक शिक्षक को किस चीज़ की ओर बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चा सीखने के लिए अभिप्रेरित हो। तो इसके लिए सीखने हेतु उचित स्थिति और उचित वातावरण की व्यवस्था करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों को अगर उचित स्थिति अगर प्रोवाइड कराई जाती है, अगर अच्छा इन्वायरमेंट उनको दिया जाता है, तो बच्चे क्या है कि वो सीखने के लिए काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो सीखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो शिक्षक जो है वो इन दोनों पर ज़्यादा वो इसको बढ़ावा देंगे कि वो उचित स्थिति और उचित वातावरण दोनों का वो सृजन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या है? वो अभिप्रेरण है, अध्यवसाय है, या संवेग है, या वचनबद्धता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है। ठीक है, आंतरिक बल यानी कि अंदर से हम किसी चीज़ के लिए अगर मोटिवेट होते हैं कोई चीज़ को कार्य करने के लिए, तो वो हमारी अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा ही होती है जिसके कारण हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, और उस व्यवहार को करने के लिए हम बाध्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक गतिविधियों के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, या बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, या ऑप्शन नंबर 3 है कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, या ऑप्शन नंबर 4 है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। यानी कि बच्चे की रुचि के अनुसार अगर वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसे पाने में हम एक जो टीचर होते हैं उनको उनका सहायता करना चाहिए। हम सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं, हम सभी एक समान नहीं हैं, तो हमारी रुचि और इंटरेस्ट जो होता है वो भी अलग अलग होता है, और एक टीचर को प्रत्येक बच्चे की रुचि के अनुसार उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने लक्ष्य को वो पा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह किसका उदाहरण है? सकारात्मक अंतरण का, नकारात्मक अंतरण का, शून्य अंतरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि मान लीजिए गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा। गणित की कक्षा में बच्चा क्या है कि वो जोड़, घटाव, गुणा, भागा ये सारी चीज़ें सीखेगा, जो भूगोल की कक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है। जब दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है तो इस स्थिति को शून्य अंतरण कहा जाता है। यानी कि इसमें ना तो कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगी, वो तटस्थ होगा, यानी कि बीच की स्थिति होगी, ना उसमें कुछ उसको फायदा हो रहा है होगा और ना ही कुछ नुकसान होगा। तो इस स्थिति को शून्य अंतरण कहा जाता है। और सकारात्मक अंतरण का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम अगर साइकिल चलाना जानते हैं तो और फिर हम स्कूटी चलाने सीख रहे हैं, तो ये एक तरीके का सकारात्मक अंतरण होगा, क्योंकि अगर जो साइकिल चलाने जानता है उसके लिए स्कूटी चलाना उतना कठिन नहीं होगा, उसको वो आसानी से सीख सकता है। तो ये सकारात्मक अंतरण हो गया। नकारात्मक मतलब कि जिससे उसको अगर मान लीजिए कोई चीज़ वो जानता है और फिर अन्य जगह पर जाकर के उस चीज़ को अगर वो
यूज़ करने में वो उसको सहायता नहीं दे पा रही है, तो कहीं न कहीं वो नकारात्मक अंतरण के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें गणित की कक्षा में सीखा हुआ जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो भूगोल की कक्षा में किसी तरीके से उपयोग नहीं होगा। इससे ना तो विद्यार्थी को कोई लाभ होगी और ना ही कोई हानि होगी। तो ऐसी स्थिति को शून्य अंतरण कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भीतरी प्रेरणा मतलब कि आंतरिक रूप से बच्चा अभिप्रेरित हो किसी कार्य को करने के लिए, तो उसको ही हम भीतरी प्रेरणा कहते हैं। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। ऑप्शन नंबर टू है कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। या ऑप्शन नंबर 3 है कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। या ऑप्शन नंबर 4 है कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, इसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए कि इसे करने की कोशिश करो तुम इसे सीख जाओगे। यानी कि बच्चा क्या है कि किसी चीज़ को वो सीखने के लिए ऐसा कर रहा है, वो आंतरिक रूप से जब अभिप्रेरित होता है तभी वो ऐसा करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण करके, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उनकी मदद देकर, या साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे कि टॉफ़ी। या ऑप्शन नंबर 4 है कि उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए उनको व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना, यानी कि सभी का व्यक्तिगत लक्ष्य, कि हर स्टूडेंट की अलग अलग रुचि होती है, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए उनका व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना और उसमें वो निपुणता प्राप्त कर सके, यानी कि अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर सके, इसमें उनकी मदद देना। तो ये जो होता है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, इस तरीके से वो बच्चों को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, की प्रेरणा। यानी कि प्रेरणा जो होती है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला होती है। बच्चे का आंतरिक रूप से अगर बच्चा अभिप्रेरित है किसी कार्य को करने के लिए, तो ये क्या होता है कि बच्चे में रुचि को उत्पन्न करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वाटसन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, कोहल के द्वारा या पावलोव के द्वारा। तो आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत जो है वो मैस्लो ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन को किया है जो मोटिवेशन चैप्टर से संबंधित थे। अगर आपको कुछ डॉट्स रह गए होंगे कुछ आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं ये आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।